हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लासेस कंडक्टेड बाय संस्कार इंग्लिश स्कूल। सो हम हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1 का थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं, दैट इज द करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो बेसिक्स है, ऑल बेसिक्स ऑफ द करंट इलेक्ट्रिसिटी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन फर्स्ट 2 लेक्चर्स ऑफ दिस चैप्टर। उसमें हमने कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स का कंसेप्ट पढ़ा था। ठीक है। कंडक्टर्स किसे कहते हैं और इंसुलेटर्स किसे कहते हैं, ये कंसेप्ट हमने पढ़ा, ये कंसेप्ट पढ़ लिए। उसके बाद फ्री चार्जेस यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कंसेप्ट हमने पढ़ा था। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों नेसेसरी होते हैं और वो अगर प्रेजेंट नहीं होते तो उन मटेरियल्स को हम इंसुलेटर्स कहते हैं। क्योंकि फर्स्ट कंडीशन जो है करंट फ्लो होने के लिए वो क्या है कि उस सब्सटेंस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होने चाहिए। फर्स्ट कंडीशन जो है वो क्या है, उस सब्सटेंस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन, उसके दो एंड्स के दरमियान हमें क्या करना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ता है, उसे हम पीडी ऐसा बोलते हैं। ओके, ये हो गया था। कंडक्टर्स इंसुलेटर्स क्या होते हैं, फ्री चार्जेस यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। सो उसके बाद पढ़ा था किसी सब्सटेंस से करंट फ्लो होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सो रिक्वायरमेंट नंबर 1 इज द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड वन इज द पोटेंशियल डिफरेंस। अब ए पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करते हैं उस कंडक्टर के अक्रॉस विद द हेल्प ऑफ सेल और बैटरी और एनी अदर टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सोर्स। ओके, उसके बाद हमने पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट और इलेक्ट्रिक करंट का कंसेप्ट डिटेल में पढ़ा था। लास्ट पॉइंट हमने जो पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यही से हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। सो देख लो, ये पूरे पॉइंट्स जो है इंपॉर्टेंट बेसिक्स है करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के लिए। उसमें हमें कंडक्टर्स इंसुलेटर्स क्या होता है इसके बारे में पता होना चाहिए। सो कंडक्टर्स आर दी सब्सटेंसेस विच कैरीज द करंट, और उनमें से करंट फ्लो हो सकता है। इंसुलेटर्स को हमने कहा था, इंसुलेटर्स आर दी सब्सटेंसेस विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने की वजह से ही हम उसे कंडक्टर्स कहते हैं, और इंसुलेटर्स में ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, उसके बारे में पढ़ा था। किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, करंट पास हो रहा है, मतलब उसमें क्या क्या होना चाहिए, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होने चाहिए, और उसके एंड्स के बीच क्या होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। इसके बारे में हमने पढ़ा था। और वो होने के बाद पोटेंशियल डिफरेंस की कंसेप्ट और इलेक्ट्रिक करंट की कंसेप्ट हमने डिटेल में पढ़ी थी। ठीक है। सो उसे इन शॉर्ट पहले रिवाइज कर देंगे और उसके बाद आगे का पार्ट पढ़ेंगे। उसके डिपेंड होने वाले कुछ एग्जांपल्स भी हम सॉल्व करने वाले। ठीक है। सो देख लो, मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस में बताया था, पोटेंशियल डिफरेंस इज द एनर्जी पर यूनिट चार्ज। मतलब टोटल एनर्जी को टोटल चार्ज से डिवाइड करने के बाद आपको पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू मिलेगी। इसे हमने डिटेल में पढ़ा था। देख लो, अगर इस कंडक्टर के दो एंड के अक्रॉस, ए बी इज अ कंडक्टर, इसके दो एंड्स है ए और बी, इस एंड के अक्रॉस मतलब ए से बी तक लेट्स सपोज कि इतना कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है। ठीक है। सो क्यू इज द सिंबल फॉर चार्ज, क्यू इज एंड सी इज द यूनिट ऑफ चार्ज, कूलम होता है। और उस क्यू कूलम चार्ज को फ्लो करने के लिए अच्छे से देख लो, ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में पढ़ाया है, ए से बी तक क्यू कूलम चार्ज को फ्लो करने के लिए ई इतनी जूल एनर्जी अगर लगती है या मिलती है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कब मिलेगा हमको, इसे ई को क्यू से डिवाइड करना पड़ेगा। अब यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। ई का यूनिट जूल है और चार्ज का सी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट हो गया जूल डिवाइडेड बाय कूलम, और इस जूल डिवाइडेड बाय कूलम को ही हम वोल्ट कहते हैं, वी से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल, लेट्स सपोज 240 जूल एनर्जी इज प्रोवाइडेड फॉर दी 20 कूलम ऑफ चार्ज। 240 joule of energy is provided for the 20 coulomb of charge, then what will be the value of potential difference? ये 0 कैंसल होने के बाद आंसर आएगा 12 जूल पर 1 कूलम, यानी कि 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है।
energy provided by the battery or the cell per unit charge for flowing that charge from one end to another end is called as potential difference. उसे हम कैलकुलेट करते हैं, जितनी एनर्जी मिली है वो एनर्जी को हम जितना चार्ज फ्लो हुआ है उस चार्ज से डिवाइड कर देते हैं. सो एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज इज द फॉर्मूला फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे कैलकुलेट करेंगे. एनर्जी का यूनिट जूल होता है, चार्ज का यूनिट कूलोम होता है. सो जूल पर कूलोम इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. उसे ही हम वोल्ट कहते हैं, उसे हम वोल्ट कहते हैं. ठीक है. सो मैंने एक एग्जांपल आपको दिया है. अगर 20 कूलोम के लिए 240 जूल, देखो हमें क्या चाहिए, यूनिट चार्ज के लिए जितनी एनर्जी मिलती है वो चाहिए. अब यूनिट चार्ज का मतलब होता है 1, और चार्ज का यूनिट क्योंकि एसआई सिस्टम में कूलोम है तो हम 1 कूलोम चार्ज को यूनिट चार्ज कहेंगे. हम 1 कूलोम चार्ज को यूनिट चार्ज कहेंगे. सो हमें गिवन क्या था, 20 कूलोम चार्ज के लिए 240 जूल इतनी एनर्जी. हमें गिवन क्या था, 20 कूलोम चार्ज के लिए 240 जूल इतनी एनर्जी. उसमें से हमने कैलकुलेट किया यूनिट चार्ज के लिए, यानी कि 1 कूलोम इतने चार्ज के लिए 12 जूल एनर्जी. सो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ गई 20 वोल्ट. पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ गई 20 वोल्ट. सो ये जो कंसेप्ट है पोटेंशियल डिफरेंस का, हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, इसे अच्छे से डिस्कस किया था. ओके. सो अच्छे से कर लो. अब उसके बाद हमने स्टार्ट किया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है. सो देख लो, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जो शॉर्ट में हमने पढ़ा है, so उसका सिंबल V होता है. अब उसका यूनिट वोल्ट होता है, सो उसका भी सिंबल V होता है. उसे कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है. सो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल्स टू एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज. उसका यूनिट वोल्ट होता है. ठीक है, याद रखना है उसे. उसके बाद हमने कंसेप्ट पढ़ना स्टार्ट किया था अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट. सो इन शॉर्ट अगर आपको किसी ने पूछा कि करंट फ्लो हो रहा है, मेरे पास एक कॉपर की ऐसी वायर है, उसके 2 एंड्स है A और B. सो इस कॉपर की वायर से करंट फ्लो हो रहा है. करंट का सिंबल I होता है. सो मैं यहां पे लिखता हूं, उस कॉपर की वायर से I इतना करंट फ्लो हो रहा है. सो अब देखो होता क्या है, जब इलेक्ट्रॉन्स उस वायर से फ्लो होते हैं, उसे उस इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जब होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. सो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने के लिए वो अवेलेबल होने चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होने चाहिए, वो हमने पढ़ा है. ठीक है. सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कब होगा, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद ही इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होने वाला है, और उसी इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ही हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. ठीक है. सो द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इन शॉर्ट किसी वायर से इलेक्ट्रॉन्स का किसी सर्टेन डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, उसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. और न्यूमेरिकली मैथमेटिकली हमें इलेक्ट्रिक करंट को अगर डिफाइन करना है तो उसे ऐसे डिफाइन करेंगे, द चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम. चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में फ्लो होने वाला चार्ज. अगेन यहाँ पे वर्ड आ गया है यूनिट टाइम. सो यूनिट का मतलब फिर से क्या होता है, 1. टाइम का ऐसा सिस्टम में यूनिट होता है सेकंड. तो जनरली आपको कंसीडर करना है यूनिट टाइम में फ्लो होने वाला चार्ज. उसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, I इक्वल्स टू चार्ज फ्लो हो रहा है. सो यूनिट टाइम का चार्ज कैलकुलेट करने के लिए उसे टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा. अब इसके यूनिट के बारे में देखो, चार्ज का यूनिट कूलोम होता है, टाइम का सेकंड, और इस कूलोम पर सेकंड को ही हम एम्पियर कहते हैं. ठीक है. देख लो, हमें पता है क्यों इतना चार्ज फ्लो हुआ है T इतने टाइम में. क्या हुआ है, उस पर्टिकुलर वायर से, उस पर्टिकुलर कंडक्टर से T इतने टाइम में क्यों इतना चार्ज फ्लो हुआ है, मतलब Q बाय T जब हम करेंगे तो हमें करंट की वैल्यू, यानी कि यूनिट टाइम में फ्लो होने वाली चार्ज की वैल्यू मिलेगी, और उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. और इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पियर. एम्पियर बराबर होता है कूलोम पर सेकंड के. ओके. अब इसे अगर हमें इलेबोरेट करना है किसी एग्जांपल की हेल्प से, तो हम ऐसा करेंगे. लेट्स सपोज किसी कंडक्टर से 100 कूलोम का चार्ज फ्लो हुआ है. कितना,
100 कूलम चार्ज, और वो चार्ज उससे फ्लो होने के लिए 10 सेकंड का टाइम लगा है, तो करंट की वैल्यू क्या आएगी? सो उस 100 कूलम को आप 10 सेकंड से डिवाइड कर दो, सो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 10 कूलम पर सेकंड। हमें गिवन था 10 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ है, हमें गिवन क्या था 10 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ है। सो 10 सेकंड में चार्ज फ्लो हुआ था 100 कूलम, उसमें से हमने डिवाइड करके यूनिट टाइम में यानी कि 1 सेकंड में फ्लो होने वाला चार्ज कैलकुलेट किया है, और वो आ गया 1 सेकंड में 10 कूलम, यानी कि करंट की वैल्यू हो गई 10 एम्पियर। सो यूनिट टाइम में जो चार्ज उस पर्टिकुलर वायर से उस पर्टिकुलर कंडक्टर से फ्लो हुआ है, उसकी वैल्यू यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो हुआ है उसकी वैल्यू ही होती है करंट की वैल्यू। ओके, सो वो मेजर किया जाता है एम्पियर में। सो एक सेकंड में अगर 10 कूलम चार्ज फ्लो होता है तो करंट की वैल्यू हो गई 10 एम्पियर। एक सेकंड में अगर 5 कूलम चार्ज फ्लो होता है तो करंट की वैल्यू हो गई 5 एम्पियर। एक सेकंड में अगर 0.2 कूलम चार्ज फ्लो होता है तो करंट की वैल्यू हो गई 0.2 एम्पियर। फाइनली इसे कंक्लूड करेंगे, यूनिट टाइम में फ्लो होने वाला जितना चार्ज होता है उसे हम करंट कहते हैं। सो चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज द इलेक्ट्रिक करंट, उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, अब करंट का जो यूनिट होता है वो एम्पियर होता है, और वो एम्पियर किसके बराबर होता है? कूलम पर सेकंड से। देखो, करंट इज डिनोटेड बाय I, चार्ज इज डिनोटेड बाय Q एंड टाइम इज डिनोटेड बाय T। सो ये हो गया करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला। अब देखो आगे यूनिट के बारे में हमको डिस्कस करना है। सो करंट डिपेंड्स होता है चार्ज और टाइम पे, सो उसका यूनिट भी चार्ज के और टाइम के यूनिट पे डिपेंड करेगा। हम एसआई सिस्टम का देखेंगे, हमें एसआई सिस्टम एक स्टैंडर्ड सिस्टम है, हमें पता है। सो उस सिस्टम में यानी कि एसआई सिस्टम में चार्ज का यूनिट कूलम होता है और टाइम का यूनिट सेकंड होता है, और इनको ही कूलम डिवाइडेड बाय सेकंड को ही हम एम्पियर कहते हैं। सो लेट मी डिफाइन 1 एम्पियर करंट। हमें डिफाइन क्या करना है? 1 एम्पियर करंट। सो अगर एक सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो होता है तो उसे हम 1 एम्पियर करंट कहते हैं। इफ उसे डिफाइन कैसे करेंगे? क्या डिफाइन कर रहे हैं हम? 1 एम्पियर करंट कितना होता है उसे हम डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, सो इफ 1 कूलम चार्ज फ्लोज इन 1 सेकंड, किसी कंडक्टर से 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? 1 एम्पियर करंट। इफ 1 कूलम चार्ज फ्लोज इन 1 सेकंड थ्रू कंडक्टर, देन it is called as 1 ampere current. Then we call it as a 1 ampere current. ठीक है, किसी कंडक्टर से 1 सेकंड में अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो होता है तो उसको हम 1 एम्पियर करंट ऐसा बोलते हैं। ओके, सो इसे अच्छे से नोट डाउन कर लो। अब देखो, जो हमने सेकंड चैप्टर या फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, मतलब हमने लॉज ऑफ मोशन पढ़ा था, लॉज ऑफ मोशन के बाद हमने वर्क और एनर्जी पढ़ा था, उसमें हमने यूनिट कन्वर्जेंस के कुछ क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, मतलब हमने वर्क अगर हमारा जूल में आ गया तो उसे अर्ग में कैसे कन्वर्ट किया, अगर हमारा फोर्स न्यूटन में आया तो उसे डाइन में कैसे कन्वर्ट किया, इसके बारे में हमने उन दो चैप्टर्स में पढ़ा था। ओके, अब देखो आगे, करंट जो मेजर किया जाता है एम्पियर में, उसके स्मॉलर यूनिट होते हैं मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर। देखो, करंट का एम्पियर यूनिट है, अगर एम्पियर से बहुत कम वैल्यू होती है करंट्स की तो वो करंट हम मिली एम्पियर में मेजर करते हैं, और उससे ही बहुत कम वैल्यू होती है तो वो करंट हम माइक्रो एम्पियर में मेजर करते हैं। अब इनके बीच का रिलेशन क्या होता है देख लो। 1 एम्पियर करंट का अगर आपको मिली एम्पियर में कन्वर्जन करना है तो 10 का पावर 3 आएगा,
और 1 एम्पियर का अगर आपको माइक्रो एम्पियर में करना है तो 10 का पावर 6 आएगा। ठीक है, देख लो, एम्पियर टू मिली एम्पियर, ओके सॉरी, एम्पियर टू मिली एम्पियर और एम्पियर टू माइक्रो एम्पियर। इसका मतलब क्या हुआ, 10 का पावर 3 मिली एम्पियर का मिलाकर 1 एम्पियर बनता है। 10 टू द पावर 3 का मतलब होता है 1000। सो 1000 मिली एम्पियर यानी कि 1 एम्पियर, 1000 मिली एम्पियर यानी कि 1 एम्पियर, और 10 टू द पावर 6 माइक्रो एम्पियर यानी 1 एम्पियर। और इसमें से आप इन दोनों के बीच का अगर रिलेशन निकालोगे तो आएगा 1 मिली एम्पियर इक्वल्स टू 10 टू द पावर 3 माइक्रो एम्पियर। ओके, देखो, एम्पियर का मिली एम्पियर में कन्वर्जन करना है तो 10 का पावर +3 लेंगे, एम्पियर का माइक्रो एम्पियर में करना है तो 10 का पावर 6 लेंगे, और मिली एम्पियर का माइक्रो में करना है तो 10 का पावर 3। और इसका अगर आपको ऐसा करना है मिली एम्पियर का एम्पियर में तो 10 का पावर -3 आएगा। वो भी लिख के देता हूं, आपको अच्छे से याद रखना है वो, ठीक है। सो अब देखो, अगर हमें एम्पियर का मिली एम्पियर करने के लिए 10 का पावर 3 लेना पड़ेगा तो हमें मिली एम्पियर का एम्पियर में लेने के लिए 10 का पावर -3 लेना पड़ेगा। वैसे ही हमें माइक्रो एम्पियर का एम्पियर में लेने के लिए 10 का पावर -6 लेना पड़ेगा, और 1, ठीक है, यहाँ पे 1 लिखेंगे। सो 1 माइक्रो एम्पियर का मिली एम्पियर करने के लिए 10 का पावर -3, कुछ नहीं किया है। अगर उसको उल्टा करना है तो पावर प्लस से माइनस करने पड़ेंगे। सो 1 एम्पियर होता है 10 टू द पावर 3 मिली एम्पियर, 1 एम्पियर होता है 10 टू द पावर 6 माइक्रो एम्पियर। और वही उल्टा करना है, 1 मिली एम्पियर का एम्पियर में करना है तो 10 का पावर -3, माइक्रो का एम्पियर में करना है तो 10 टू द पावर -6, वही होता है। ठीक है, सो ये जो करंट के लिए स्टैंडर्ड एसआई सिस्टम में जो यूनिट होता है वो एम्पियर होता है, लेकिन एम्पियर से बहुत कम करंट अगर किसी सर्किट से फ्लो हो रहा है और वो करंट एम्पियर में मेजर करने पर उसकी वैल्यू बहुत कम आती है, तो वो करंट हम मिली एम्पियर में या माइक्रो एम्पियर में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और उनके बीच का कन्वर्जन फैक्टर क्या होने वाला है ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। ओके, देख लो, हमने अब इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड या करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज पे डिस्कशन किया है अभी तक। वो 2 इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज कौन से है? सो उसमें पहले हमने जो डिस्कस किया था वो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, और उसके बाद हमने डिस्कशन किया था इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। पहले तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा और उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इसको हम V सिंबल से डिनोट करते हैं और इसे हम I सिंबल से डिनोट करते हैं। अब हमें एक चीज पता चल गई है, किसी कंडक्टर को, अगर एक कंडक्टर है मेरे पास AB, इसको जब मैं बैटरी या सेल कनेक्ट करता हूं तभी इससे करंट फ्लो होने लगेगा। मतलब जब आप उसे पोटेंशियल डिफरेंस दोगे तभी करंट फ्लो होने वाला है। जब हम उसे पोटेंशियल डिफरेंस देने वाले हैं तभी करंट फ्लो होने वाला है, अदरवाइज करंट विल नॉट फ्लो। सो इन फैक्टर से हमें क्या पता चलता है कि इन दोनों के बीच V और I यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में कुछ तो रिलेशन होने वाला है। अब वो क्या रिलेशन है, वो रिलेशन हमें पढ़ना है। सो वो जो रिलेशन है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का, यानी कि V और I के बीच का जो रिलेशन दिया है, इट वॉज गिवन बाय द साइंटिस्ट ओहम। ठीक है, और ओहम का जो लॉ है इन दोनों के रिलेशन के बीच का, वो हमें पढ़ना है, दैट इज ओहम्स लॉ। हमें कौन सा लॉ पढ़ना है? ओहम्स लॉ पढ़ना है। ओहम ने एक लॉ बनाया है, जो लॉ पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट V और I के बीच का रिलेशन हमें बताता है। मैंने आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज के बारे में बताया था। लेट्स सपोज मेरे पास 2 क्वांटिटी है, एक है X और दूसरी है Y। एक है X और दूसरी है Y। अब इन दोनों के बीच अगर ऐसा रिलेशन है, Y बढ़ने पर X भी बढ़ती है और Y कम होने पर X भी कम होती है, तो उन्हें हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। अच्छे से देख लो, मेरे पास 2 क्वांटिटी, इसको ओम्स लॉ या करंट पोटेंशियल को थोड़ी देर के लिए साइड में रखो, इसको फोकस करो। मेरे पास 2 फिजिकल क्वांटिटीज है X और Y,
और उन दोनों के बीच कुछ तो रिलेशन है फिजिकली। सो y जो है, अगर y बढ़ने के वजह से x भी बढ़ता है या y कम होने की वजह से x भी कम होता है, तो हम उन्हें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। अगर ऐसा उल्टा होता है, y बढ़ने पर x कम होगा या y कम होने पर x बढ़ेगा, तो उसे हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन कहते हैं। ठीक है। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है? एक क्वांटिटी बढ़ने पर दूसरी भी बढ़ती है और एक कम होने पर दूसरी भी अगर कम होती है तो उसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। और अगर उल्टा होता है, एक बढ़ने पर दूसरी कम होती है और एक कम होने पर दूसरी बढ़ती है, तो उसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। अब यहां पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो। अगर मैं 5 वोल्ट की बैटरी यहां पे लगाता हूं तब करंट क्या होगा, यहां पे 10 वोल्ट की बैटरी लगाता हूं तब करंट क्या होगा, और 100 वोल्ट की बैटरी से करंट क्या होने वाला है। सो ऑब्वियसली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं या बता सकते हैं, जितनी ज्यादा वोल्टेज की बैटरी आप लगाते हो, जितनी ज्यादा वोल्टेज की बैटरी गिवन वायर को आप क्या करोगे, गिवन इक्विपमेंट को जितनी ज्यादा वोल्टेज की बैटरी लगाओगे तो उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा, जितनी कम वोल्टेज की बैटरी लगाओगे तो कम करंट फ्लो होगा। यही रिलेशन ओम ने उसके लॉ में बताया है। सो वो रिलेशन क्या है? जो करंट कंडक्टर से फ्लो होने वाला है, जो करंट कंडक्टर से फ्लो होने वाला है, वो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस को। जो करंट कंडक्टर से फ्लो होने वाला है वो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस को। इसका मतलब क्या हुआ? जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आप कंडक्टर के अक्रॉस अप्लाई करोगे, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आप उस कंडक्टर को अप्लाई करोगे, उतना ज्यादा करंट उससे फ्लो होगा, और जितना कम पोटेंशियल डिफरेंस होगा करंट भी उतना कम होगा। इसका मतलब होता है करंट फ्लोइंग थ्रू द गिवन कंडक्टर, current flowing through the given conductor is directly proportional to the potential difference। लेकिन कंडक्टर वही होना चाहिए, उसकी फिजिकल कंडीशंस चेंज नहीं होनी चाहिए। सो कंप्लीट स्टेटमेंट यहां पे लिखता हूं मैं ओम्स लॉ का। इफ द फिजिकल कंडीशंस ऑफ कंडक्टर, इफ द फिजिकल कंडीशंस ऑफ द कंडक्टर, फिजिकल कंडीशंस ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब उनमें कोई बदलाव नहीं आने वाला है। इफ द फिजिकल कंडीशंस ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, देन करंट फ्लोइंग थ्रू इट, देन करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, current flowing through it is directly proportional to the potential difference across its two ends, okay। देखो क्या है, if the physical conditions of the conductor remains constant, if the physical conditions of the conductor remains constant, क्या है? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हमें पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का रिलेशन बताता है, और उसमें क्या बताया गया है? इफ द फिजिकल कंडीशंस ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। अब फिजिकल कंडीशन का मतलब क्या हुआ? अगर वही कंडक्टर है, मतलब उसकी लेंथ भी वही है, उसका एरिया भी वही है, उसका टेम्परेचर वही है। ठीक है, लेंथ, एरिया, टेम्परेचर और उसका मटेरियल, ये होते हैं उसके फिजिकल कंडीशंस। जब तक आप ये फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं करते, मतलब जब तक ये फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट रहते हैं, तब तक उस कंडक्टर से फ्लो होने वाला इलेक्ट्रिक करंट, उस कंडक्टर से फ्लो होने वाला इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे? जो पोटेंशियल डिफरेंस आपने उसके दो एंड्स के अक्रॉस अप्लाई किया है। मैथमेटिक्स में लास्ट ईयर 8th स्टैंडर्ड में जब आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, तब आपने रिलेशंस पढ़े थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जो अब मैंने एक्स और वाई की कंडीशंस लेके आपको बताए हैं। सो जब तक ये फिजिकल कंडीशन यानी कि लेंथ, एरिया, टेम्परेचर, मटेरियल गिवन कंडक्टर के कांस्टेंट रहते हैं,
तब तक उसमें से फ्लो होने वाला करंट उसके दो एंड्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई करने वाले हो उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, जब तक आप कोई बैटरी सेल की हेल्प से उस कंडक्टर के दो एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करते हो तब तक तो करंट फ्लो ही नहीं होने वाला है। और जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, इसका मतलब क्या होता है, देखो जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई करते हो, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई करते हो उतना ज्यादा करंट उस कंडक्टर से फ्लो होने वाला है, और जितना कम पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई करोगे उतना कम करंट उससे फ्लो होने वाला है। ओके, समझ में आ गया इतना? सो ये हो गया कंप्लीट स्टेटमेंट। मतलब क्या होगा, अगर आप कंडक्टर ही बदल दोगे, उसकी लेंथ बदल दोगे तो ये रिलेशन वैलिड नहीं होगा। तो जब तक फिजिकल कंडीशन सेम है, कांस्टेंट है, तब तक उसमें से फ्लो होने वाला करंट उस कंडक्टर के अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई किया है उसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है। इसे अच्छे से नोट डाउन कर लो। अब इसका मैथमेटिकल फॉर्म हम डिराइव करने वाले हैं। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमें इस लॉ से मिलने वाला है, उसे हम ओम्स लॉ कहते हैं। ठीक है, सो देखो, सो क्या पढ़ा हमने, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये सिंबल है पोटेंशियल डिफरेंस। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो आई एज इट इज रखा, प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, अल्फा क्या है जो यहाँ पे इस सिंबल मैंने ड्रॉ किया है, इट इज अ प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल और प्रोपोर्शनैलिटी साइन। मतलब आई करंट है, वी पोटेंशियल डिफरेंस है। सो करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। देखो मेरे पास दो क्वांटिटीज है एक्स और वाई। अगर एक्स वाई को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उसे ऐसा लिखेंगे एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। अगर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ऐसा लिखेंगे एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई। ये हो गया डायरेक्टली, ये सिंबल तो प्रोपोर्शनलिटी का है, लेकिन ये ऐसा लिखेंगे तो हो गया डायरेक्टली, ऐसा लिखेंगे तो वो हो गया इनवर्सली। ओके, सो यहां अगर देखोगे आप, प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल है, एक्स प्रोपोर्शनल टू वाई ऐसा है तो उसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं, और एक्स प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइडेड बाय वाई है तो उसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। सो इसे रीड कैसे करेंगे, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हमने यहाँ पे यूज किया है, वो साइन रिमूव करके आपको जब इक्वल टू साइन यहाँ पे लाना है, क्योंकि कैलकुलेशंस करने के लिए लेफ्ट साइड राइट साइड के बीच में हमें क्या चाहिए, इक्वल टू का साइन चाहिए, और वो इक्वल टू साइन लाने के लिए हमें एक कांस्टेंट लेना पड़ता है। मैं वो कांस्टेंट लेता हूं k, और आगे मल्टीप्लीकेशन में आ गया v। अब जो k होता है वो k होता है 1 डिवाइडेड बाय r। सो i इक्वल्स टू होता है k की जगह लिखेंगे 1 बाय r इंटू v। अब r जाके इस i के साथ मल्टीप्लाई होगा तो v की वैल्यू आ गई v इक्वल्स टू i इंटू r। देखो फिर से ओम के लॉ का जो स्टेटमेंट था उस स्टेटमेंट से हमें रिलेशन मिला, करंट यानी कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। क्या रिलेशन मिला, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करके हमको इक्वल टू साइन यहां पे चाहिए था, तो हमें राइट साइड को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ा। वो कांस्टेंट K होता है 1 बाय R। इस R पे हमें डिटेल में डिस्कशन करना है। R जो यहाँ पे लिखा है उस पे हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। अभी तक इतना याद रखो, उस K की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय R होती है। सो K क्या है, K एक कांस्टेंट है, K इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब R से इस I को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें एक फॉर्मूला मिला V इक्वल्स टू I इंटू R। सो इस फॉर्मूले में जो V है, V को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, हमें पता है। जो I है उसे हम करंट कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, वो भी हमें पता है। लेकिन उसमें एक नया सिंबल आया है R, उस R को कहते हैं रेजिस्टेंस। R को कहते हैं रेजिस्टेंस। अब वो रेजिस्टेंस क्या होता है उस पर हमें डिटेल में डिस्कस करना है, सो देख लो। पहले हम उसके यूनिट के बारे में वगैरह डिस्कस करेंगे। देखो V इक्वल्स टू I मल्टीप्लाइड बाय R, इसे रीअरेंज करके अगर लिखेंगे तो R इक्वल्स टू आ जाएगा V डिवाइडेड बाय I।
मतलब आर के साथ आई मल्टीप्लीकेशन में था, आर के साथ आई मल्टीप्लीकेशन में था, वो वी के साथ आई क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब हमें वी पता है, आई पता है। सो देखो इसका यूनिट क्या होने वाला है, आर का। आर क्या है, रेजिस्टेंस। उसकी कंसेप्ट हमें पढ़नी है, पहले उसका फॉर्मूला देख लो। ओम्स लॉ से हमें फॉर्मूला मिला V इक्वल्स टू आई आर। ओम्स लॉ से हमें फॉर्मूला मिला V इक्वल्स टू आई आर। अब R क्या होने वाला है, V डिवाइडेड बाय I। R क्या होने वाला है, V डिवाइडेड बाय I। अब उसका यूनिट देखो, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, उसका यूनिट होता है वोल्ट, उसका यूनिट होता है वोल्ट। और I मतलब इलेक्ट्रिक करंट, उसका यूनिट होता है एम्पियर। सो वोल्ट डिवाइडेड बाय एम्पियर को ओहम कहते हैं और उसको ऐसे सिंबल से डिनोट करते हैं। सो अब देखो 1 ओहम का मतलब हो गया, ये जो है ओहम है, यूनिट उसका सिंबल है। सो 1 ओहम इक्वल्स टू 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पियर। मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू मेजर करते हैं ओहम्स में, रेजिस्टेंस की वैल्यू हम एक्सप्रेस करते हैं या मेजर करते हैं ओहम्स में। सो ओहम होता है वोल्ट डिवाइडेड बाय एम्पियर, ओहम होता है वोल्ट डिवाइडेड बाय एम्पियर। किसका यूनिट आ गया ओहम, रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस हमें कहां से मिला, ओम्स लॉ से मिला। ओके, सो जब 1 एम्पियर करंट किसी कंडक्टर से फ्लो होता है ड्यू टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, मतलब किसी कंडक्टर के अक्रॉस, किसी कंडक्टर के अक्रॉस जब आप 1 वोल्ट इतना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे और उस 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से उसमें से 1 एम्पियर करंट फ्लो होता है। अगर उस 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से उसमें से 1 एम्पियर करंट फ्लो होता है, यानी कि उसका रेजिस्टेंस होता है 1 ओम, यानी कि उसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, 1 ओम। ओके, सो 1 ओम को कैसे हम डिफाइन करेंगे, if 1 ampere current is flowing through the given conductor, if 1 ampere current is flowing through the given conductor due to 1 volt potential difference applied across it, then its resistance will be equals to 1 ohm. So resistance उस कंडक्टर का होने वाला है, रेजिस्टेंस 1 ओहम कब होगा, जब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से उसमें से 1 एम्पियर इतना करंट फ्लो होगा। ओके, सो दिस इज द यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस। ओहम होता है ऐसा लिखो या उसका वो सिंबल होता है ऐसा लिखो। ओके, सो ये हो गया ओम्स लॉ। उसमें से जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमें मिला है V इक्वल्स टू आई इंटू आर, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट। ये फॉर्मूला हमें मिला है ओहम्स लॉ से। इट इज अ इंपॉर्टेंट वन, ये इलेक्ट्रिसिटी का, करंट इलेक्ट्रिसिटी का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। ओके, कंसेप्ट एक्चुअल में क्या होती है उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, सो आज के लेक्चर में हमने पोटेंशियल डिफरेंस को रिवाइज किया, इलेक्ट्रिक करंट को रिवाइज किया, उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट लॉ स्टडी किया, दैट इज द ओम्स लॉ। और उसके बाद हमें जो पढ़ना है द कंसेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस, उसका फॉर्मूला और यूनिट हमने ऑलरेडी देखा है। सो रेजिस्टेंस की एक्चुअल कंसेप्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। आज का लेक्चर यहीं पे कंक्लूड करते हैं। हैव अ नाइस डे।